हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस इंसान की जिसको इसके फॉलोअर्स सदगुरु बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसकी फॉलोअर नहीं हूँ तो मैं इसको जगदीश वासुदेव ही बुलाऊंगी बिकॉज दैट्स हिज रियल नेम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सीन बताती हूँ कि हुआ क्या है। शायद आप लोगों को पता भी हो कि कुछ दिनों से जगदीश वासुदेव काफी ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि इनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था और वो पिटिशन फाइल किया था एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने। उनकी 2 बेटियां थी जो कि सदगुरु की काफी बड़ी वाली फॉलोअर्स थी और वो उनकी टीचिंग्स को कुछ ज्यादा ही फॉलो करने लग गई, इतना ज्यादा कि उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए वो सन्यासिनी बन गई और अपने घर को छोड़ के उनके आश्रम में ही रहने लगी। अब वो 2 लड़कियां अपनी फैमिली से काफी दूर हो चुकी थी और अपने पेरेंट्स तक की बात नहीं मानती थी, जिस वजह से उनकी फैमिली काफी परेशान है और इसी के चलते उनके पापा ने ये केस फाइल किया सदगुरु के अगेंस्ट और उनका कहना है कि उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है, इसीलिए वो अभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। दूसरी तरफ सदगुरु ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है। दिस इज द स्टोरी। अब मैं इस पे वीडियो बनाने वाली नहीं थी लेकिन फिर मैंने आरजे रौनक की इसी टॉपिक पे वीडियो देखी। चलो इनिशियली मुझे इतना तो पता था कि आरजे रौनक एक प्रॉपर राइट विंग यूट्यूबर है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि वो कितना ज्यादा डम्ब है। मतलब सीरियसली कोई इतनी फालतू बात पे कैसे ऑफेंड हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। आप भी वीडियो देखिए और सुनिए ये क्या बोल रहा है। दोस्तों मैं सच में सोचता हूँ कि इस कंट्री में अगर उन भले लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है तो फिर किसी और की क्या ही रिस्पेक्ट होगी। अगर इस देश में हम अपने उन गुरुओं और संतों की लगातार डिसरिस्पेक्ट करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ाई है तो फिर ये कंट्री और किसकी रिस्पेक्ट करेगी और किसका सम्मान करेगी। ताजा मामला तमिलनाडु का है जहां एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सदगुरु और ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने मेरी 2 बेटियों को कई सालों से बंधक बना रखा है। इस मामले में सदगुरु और ईशा फाउंडेशन से मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे सवाल किए जैसे कोई किसी क्रिमिनल से करता है। कोर्ट ने सीधे सदगुरु से पूछा है कि आपने अपनी बेटी की तो शादी करके उसे गृहस्थ बना रखा है तो फिर दूसरों की बेटियों को आप सन्यासिनी बनाने के लिए मोटिवेट क्यों करते हो। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जगदीश वासुदेव के खिलाफ पिटिशन फाइल करी गई थी हाई कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट उसी से सवाल करेगी। अब इसमें डिसरिस्पेक्टफुल क्या है मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज हाई कोर्ट यहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रही है, उनके पास अथॉरिटी है सवाल करने की, दे कैन। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि इसने अपने स्कूल टाइम पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, इसीलिए इसको बताना पड़ेगा कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अब जस्ट बिकॉज सदगुरु एक स्पिरिचुअल टीचर है और वर्ल्ड वाइड फेमस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में भी उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप आगे सुनिए, इसको तो पुलिस के काम करने से भी प्रॉब्लम है। मद्रास हाईकोर्ट यहीं पर नहीं रुकी, उसने तमिलनाडु पुलिस से कहा कि जाओ और ईशा फाउंडेशन पर आज तक जितने भी इल्जाम लगे हैं उन सब की जांच करके फौरन हमें रिपोर्ट दो। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अगले ही दिन तमिलनाडु पुलिस के भी 150 जवान ईशा फाउंडेशन पहुंच गए। 10, 20, 50 नहीं, 150 जवान। जैसे किसी धार्मिक गुरु के आश्रम में नहीं गए हूं बल्कि किसी ड्रग माफिया के यहाँ छापा मारने गए हूं। आधी बात तो इसने बता ही दी कि कोर्ट से ऑर्डर्स थे, इस वजह से 150 पुलिस ऑफिसर्स ईशा फाउंडेशन गए थे। पूरी बात मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डर्स ये थे कि ईशा फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे क्वेश्चनिंग करनी है पुलिस को। अब आप गेस कीजिए कितने वॉलंटियर्स हो सकते हैं, 100, 50 या 200? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। यस, अब अगर 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स से क्वेश्चनिंग करनी है तो क्या वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स को भेजा जाएगा? 2 भी क्यों, एक ही पुलिस ऑफिसर को भेज देते हैं, राइट? देन दिस मैन विल बी हैप्पी। 150 जवान। देखो, दिस इज स्ट्रेट अप क्रैप। इस बंदे के पास कंटेंट की इतनी कमी हो रही है कि फालतू बातों पे कंट्रोवर्सी कर रहा है और ऊपर से इसके फैक्ट्स भी इनकरेक्ट हैं। इसने यहाँ पे बोला कि सदगुरु एक धार्मिक गुरु है। धार्मिक गुरु के आश्रम में नहीं गए हूँ, धार्मिक गुरु के आश्रम में नहीं गए हूँ। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखोगे तो इसने अपनी वीडियो में सदगुरु को सनातन का सेवियर बना दिया और ये भी बोला कि जो लोग सनातन के खिलाफ हैं वही सदगुरु के भी खिलाफ हैं। सदगुरु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सनातन को न मानने वाले घबराए पड़े हुए। पिछले सालों में अपने काम और अपने थॉट्स की वजह से सदगुरु का जो कद बढ़ा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे बहुत सारे लोग डर गए। खासकर ऐसे नेता जो सनातन को डेंगू और मलेरिया मानते हैं। उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होगा कि उन्हीं के स्टेट का एक शख्स दुनिया भर में सनातन की सबसे बड़ी आवाज बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सदगुरु कोई धार्मिक टीचर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर है। उन्होंने खुद कई बार बोला है दैट ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। What religion are you? What religion are you? I never identified with myself with any religion as such.
तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तो दो अलग चीजें हैं, फिर जबरदस्ती आरजे रौनक सदगुरु को धार्मिक गुरु क्यों बना रहा है? तो कंफ्यूज मत होइए, बीच की बात ये है कि सदगुरु और मोदी जी के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर सीधे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे धर्म को सिर्फ सिंपैथी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरजे रौनक तो ये तक मानते हैं कि अगर आप सदगुरु के खिलाफ हो तो आप लेफ्टिस्ट हो। सिर्फ एक दिन में दोस्तों लेफ्ट लिबरल्स ने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया था जैसे देश भर में सदगुरु से बड़ा कोई ठग है ही नहीं। So let me confess, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, बट आई स्टिल डोंट लाइक सदगुरु बिकॉज ही इज नॉट अ गुड टीचर। सदगुरु ओपनली अंधविश्वास और स्यूडो साइंस को बढ़ावा देते हैं और कई बार तो बहुत ही ज्यादा अजीब बातें करते हैं। He reminds me of that कुकी बाबा, वही वाले कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। देखे होंगे आपने भी, इंस्टा पे काफी मीम्स बनती हैं इन पे। सेम सदगुरु भी सिमिलर ही स्टेटमेंट्स देते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है पुकी बाबा हिंदी में बात करते हैं और सदगुरु इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए उनपे शायद ज्यादा मीम्स नहीं बन रही अभी। एंड प्लस इसके पास पीआर टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सदगुरु की भी कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाती हूँ, जैसे कि ये जिसमें जग्गी वासुदेव बोल रहे हैं कि अगर आप एक पानी के गिलास को गलत इंटेंशन से देखोगे और किसी को दोगे, उस बुरे इंटेंशन वाले पानी से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो सेइंग कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। How the molecular structure of the water can be rearranged without changing the chemical structure, even with a simple thought or a touch. If I take a glass of water in my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. अब जो यहाँ पे ये साइंस की बात कर रहे हैं, आधी बात सच है और बाकी का सारा झूठ है। इट्स ट्रू कि आप पानी के केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। वो ऐसे, लेट्स से आपके पास एक पानी का ग्लास है और आपने उस ग्लास को रख दिया फ्रीजर में, अब पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। अब क्योंकि पानी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। पहले जब पानी लिक्विड फॉर्म में था तब उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड थे और अब जब वो बर्फ बन चुका है उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्म्स में उसका केमिकल स्ट्रक्चर H2O ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। दिस इज प्रूवन इन साइंस। बाकी जो जग्गी वासुदेव बोल रहा है, दैट्स अटर नॉनसेंस। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लो, सामने पानी रखो और उसको देखते रहो विद एन इंटेंशन कि वो बर्फ बन जाए। जब बन जाएगा तब मुझे बता देना। और भी ऐसी नॉनसेंस बातें करी हैं इन्होंने, जैसे एक बार ये बोल रहे थे कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके सोते हो तो आपको ज्यादा बुरे सपने आएंगे और अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको स्ट्रोक भी आ सकता है। If you put your head to the north and sleep, you could have disturbed sleep, all kinds of dreams happening. If you are in your old age, it is possible that you can have a stroke or you could just die in your sleep. और ये बात भी बिल्कुल आरजे रौनक की वीडियो की तरह ही फालतू है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में फेस करके सो सकते हो, यू विल बी ऑलराइट, आपको कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। लेकिन यही नहीं, आगे और भी सुनिए। एक बार तो इन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके सिर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट रख दी जाए तो सारा ब्लड आपका सिर में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड में आयरन होती है और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगी। So if iron is floating around in your blood and if I put a very powerful magnet to the top of your head, it is possible that slowly blood may start moving in that direction, isn't it? Let's say if it's a very, very powerful magnet, it may start slowly pulling it up because there is elements of iron in the blood. और ये बात सुन के मैं 2 मिनट तक हंस रही थी, क्योंकि ब्लड में जो आयरन होता है वो मेटालिक फॉर्म में नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। आप चाहे जितनी भी मर्जी पावरफुल मैग्नेट को ले आइए, वो ब्लड वाले आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अब जग्गी वासुदेव को अंडर एस्टिमेट मत करिए। पता है आपको, 20 साल की उम्र में इनकी टांग टूट गई थी और उन्होंने मेडिटेशन करके, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके सिर्फ 2 घंटे में अपनी टूटी हुई टांग को जोड़ लिया, और ये बात भी उन्होंने पब्लिकली कन्फेस करी है। This happened to me when I was about 20 years of age. On a certain day, I was playing field hockey and I broke my ankle. So my ankle was ballooning up and I limped to the side of the hockey field and just sat there. I have been meditating and doing things till then, so suddenly this thought came to me, if the very source of creation is within me, why is it that I can't fix this little breath? Why is it that I can't fix this broken bone? I sat there for about an hour and a quarter with my eyes closed, and when I opened my eyes, my breath was perfectly okay and it's been perfectly okay since then. And above all, my broken leg was perfectly fine. The swelling had gone down
and it was quite good. एंड यू नो ये सुन के ऑर्थोपेडिक सर्जन डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि एक टूटी हुई हड्डी को जुड़ने के लिए एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगते हैं। लेकिन चलो वो तो नॉर्मल इंसानों के लिए लगते हैं, जग्गी वासुदेव तो एक महान योगी हैं और वो तो मॉडर्न डे साइंस पे विश्वास भी नहीं करते। मॉडर्न डे साइंस तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ योगिक साइंस पे विश्वास करते हैं। There is no science which is a larger application except physics. There is no other science or even physics. There is no other science which is as largely applicable as yogic sciences. लेकिन फिर पता नहीं क्यों जब इनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तब ये मेडिटेशन और योगा से खुद को ठीक नहीं कर पाए और इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी के लिए। ओके, सो आई वोंट जोक अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जग्गी वासुदेव जैसे लोग जब इनको खुद कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज पे उल्टी सीधी एडवाइजेस देके लोगों को मिसगाइड करते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी क्लिप्स मिलेंगी। इंटरनेट इज फुल ऑफ हिज रिडिकुलस क्लेम्स, इतने सारे क्लेम्स कि वो एक वीडियो में कवर भी नहीं हो सकते। अब आप ही बताइए कि ऐसा इंसान जो ओपनली लोगों को मिसगाइड कर रहा है, क्या हम उसको एक गुड टीचर बोल सकते हैं? आई कांट। और ये बंदा सिर्फ मिसगाइड ही नहीं बल्कि वनरेबल लोगों को कमर्शियलाइज भी कर रहा है और उससे बहुत सारे पैसे कमा रहा है। अब देखो, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से ये सब करना गलत नहीं है। एवरी बिजनेस wants to make more profit, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सदगुरु एज अ बिजनेसमैन आइडेंटिफाई नहीं करता। वो एक स्पिरिचुअल गुरु है जिसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ईशा फाउंडेशन, लेकिन उसके अंडर बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, योगा क्लासेस, इवेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स एंड यूट्यूब चैनल्स। और इन बिजनेसेस से जो भी प्रॉफिट बनता है वो पूरा का पूरा जग्गी वासुदेव का होता है। अब जग्गी वासुदेव एनुअली कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके बारे में इंडिया में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएसए में रजिस्टर्ड है। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस वाला एंगल डाल के जग्गी वासुदेव को एंटी नेशनल प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन हम इस चैनल पे सर्कस नहीं करते। सो लेट्स कट द क्रैप। इसके प्रॉफिट्स का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हर दिन ईशा फाउंडेशन 1.35 लाख रुपीज एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पे। दे वर इंडियाज बिगेस्ट एडवर्टाइजर्स ऑन मेटा फॉर सोशल इश्यूज। एनीवेज, बिजनेस की बात करते हैं। ईशा फाउंडेशन की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, ईशा लाइफ, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। और अब मैं आपको उस वेबसाइट की सबसे बढ़िया चीज दिखाती हूँ। ये है सदगुरु के पैरों की फोटो जो आपको मिलेगी मात्र 3200 रुपए में। मतलब यहाँ पे अलग ही लेवल की मैडनेस चल रही है। ये लोग जग्गी वासुदेव के पैरों की फोटो को बेच रहे हैं, वो भी 3200 रुपए में। इस फोटो की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, वो भी फ्रेम के साथ। तो यहाँ पे कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये है कि लोग एक्चुअली में उस फोटो को खरीद रहे हैं, विच इज सो क्रीपी। इसके अलावा इनकी योगा क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। वो 2 तरह की होती हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और इन्होंने उन क्लासेस को प्रोग्राम्स में डिवाइड किया है। सबकी अलग अलग कॉस्ट है प्रोग्राम के हिसाब से। कुछ की मैं आपको कॉस्ट बताती हूँ, जैसे कि एक है इनर इंजीनियरिंग टोटल प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट है $356। इंडियन रुपीज में ये 31,496 रुपीज बनते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 4 से 7 दिन का है। अब मुझे सच में जानना है कि एक हफ्ते में ये लोगों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो इतना चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा जग्गी वासुदेव कई तरह के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि का इवेंट या दिवाली का इवेंट, और उन इवेंट्स की टिकट के प्राइस 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक होते हैं। बीच बीच में ये ट्रिप का भी प्लान बना लेते हैं। और आप अगर जग्गी वासुदेव के साथ ट्रिप जाना चाहते हो तो उसके अलग से पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं जा सकते। जैसे अगर आप 13 दिन के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हो सदगुरु के साथ, तो उसका प्राइस 2,70,000 रुपए है, पूरे मोहल्ले का नहीं, एक बंदे का 13 दिन के लिए। वो भी तब जब आप 60 लोगों के ग्रुप में जा रहे हो। अगर आप 30 लोगों के ग्रुप में जाना चाहते हो तो उसका प्राइस डबल हो जाता है, 5,50,000 रुपए पर पर्सन। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए, आपको इसके साथ मोटरसाइकिल राइड करनी है हिमालयाज में, तो उसका प्राइस और भी ज्यादा है, 12 लाख रुपए पर पर्सन, वो भी 12 दिनों के लिए। एक दिन का 1 लाख। खैर, योगा, ट्रिप्स, इवेंट्स और बाइक्स के अलावा सदगुरु को पेंटिंग का भी शौक है और उनकी पेंटिंग्स भी करोड़ों में बिकती हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी ये सबसे आगे है। सदगुरु के पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ इसने कोलैब कर रखा है। लिटरली जो रोगन से लेके बियर बाइसेप्स तक इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और यूट्यूब से भी ये काफी मोटा शेयर रेवेन्यू का अर्न करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो उसके खर्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे। इतने सारे एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज चाहिए, उनको सैलरी भी देनी होगी, राइट? बट दैट्स नॉट द केस विद ईशा फाउंडेशन, क्योंकि जग्गी वासुदेव के बिजनेस को एम्प्लॉयज नहीं बल्कि वॉलंटियर्स हैंडल करते हैं। वही लोग जो जग्गी के फॉलोअर्स हैं वो फ्री में इसके लिए काम भी करते हैं विदाउट एनी सैलरी। ऐसा लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल मैंने आज तक नहीं देखा। ये बंदा एक प्रॉपर बिजनेसमैन है। इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस ओन करने के बाद भी ये एक्स्ट्रा पैसे कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और बाद में आके आपको स्पिरिचुअलिटी पे लेक्चर भी देता है। ही टॉक्स अबाउट सेविंग एनवायरनमेंट और फिर जी वैगन जैसी नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी में घूमता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे आरजे रौनक जैसे लोगों पे आता है जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ तक बोलते हैं। इन हिज वीडियो ही क्लेम्ड कि जो सदगुरु की जी वैगन है वो सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कार है। मर्सिडीज की जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे थे एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी वही थी, जो कि सफेद झूठ है, बिकॉज इट्स द ऑपोजिट ऑफ इको फ्रेंडली। एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे बेकार गाड़ियां हैं उनकी लिस्ट में जी वैगन टॉप 1 पे आती है। इट्स द लीस्ट इको फ्रेंडली कार। और इस बंदे को पता भी है दैट ट्रूथ इज जस्ट वन सर्च अवे, लेकिन फिर भी इसको झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। वेरी गुड, क्या बात है। एनीवेज, सदगुरु के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी, जैसे कि उसके क्रिमिनल केसेस, सूडो साइंस और फेमिनिज्म पे उसके व्यूज। वो भी सुन के आप काफी हैरान होने वाले हो, बट आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। अभी मैं जा रही हूँ, बाय।